हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बॉटनी जोन। तो आज की वीडियो में हम लोग जो अपना बायो एनर्जेटिक्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी का पार्ट है। ये आपकी यूनिट है। ये आपकी बायोमोलिक्यूल्स की फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट नहीं, सॉरी, सेकंड यूनिट है। बट वो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कहीं पे एलओसीएफ में आपको पहली यूनिट देखने को मिल सकती है, बाकी BHC6, मतलब सिलेबस काफ़ी अलग अलग तरीके के हैं। बट हाँ, ये है कि आपके सिलेबस के अंडर है ये, तो आपको ये पढ़ना है। तो आपकी चाहे कोई भी यूनिट हो, बट बायोमोलिक्यूल्स की स्टार्टिंग का काम है ये। तो आज हम बायो एनर्जेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बायो एनर्जेटिक्स के बारे में सबसे पहले क्या है वो जान लेते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स होते क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स? द स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम्स, एनवायरमेंट। लिविंग सिस्टम मतलब एनवायरमेंट जो जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल, एंड दैट यूटिलाइज देम। मतलब एनर्जी की स्टडी और जो उसकी यूटिलाइजेशन है उसके बारे में जो स्टडी है उसको बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो और एनर्जी कैसी, एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, एंड इट मे बी काइनेटिक और पोटेंशियल। तो अभी बायोएनर्जेटिक्स के बारे में स्टार्ट कर दिया हमने। बाकी बायोएनर्जेटिक्स के अभी ये आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं। बायोएनर्जेटिक्स इज द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री concerned with the energy involved in making and breaking of chemical bonds in the molecules found in biological organisms। मतलब जो केमिकल और मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे केमिकल मॉलिक्यूल्स में जो केमिकल बॉन्ड है उनको ब्रेक करना, और उसके बाद एनर्जी मतलब एनर्जी बनाना, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन। ये जो पूरा मतलब स्टडी है वो बायो एनर्जेटिक्स का एक पार्ट है, जो कि बायोकेमिस्ट्री के अंडर हम पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म। ये सब जो है वो सेंट्रल फिनोमेना है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो कि परफॉर्म करता है, जो कि उसके अंदर होते रहते हैं। बाकी जो एनर्जी का रोल है वो फंडामेंटल ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है। द रोल ऑफ एनर्जी इज फंडामेंटल टू सच बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। The ability to harness energy from a variety of metabolic pathways is a property of all living organisms। मतलब एनर्जी को हार्नेस करना किसी भी मतलब वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक मतलब पाथवे को यूज करके ऑर्गेनिज्म, ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ताकि उन्हें एनर्जी मतलब मिल सके, वो मेटाबॉलिक पाथवे से ही मिलेंगी। और लाइफ जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर। मतलब एनर्जी होगी तो लाइफ डिपेंडेंट, लाइफ हमारी चलती रहेगी, सर्वाइव कर पाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद इन एंड विदाउट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अभी बायो एनर्जेटिक्स क्या है, नॉर्मली उसका बेसिक इंट्रो क्या है वो हमने भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर अब हम जो आगे जो उसमें आपको सिलेबस में जो है, सिलेबस आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो जो मेरी है उसमें सिलेबस में डाल चुका हूँ, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको। बाकी आगे जो इसमें पढ़ना है बायो एनर्जेटिक्स में वो है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। द लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आर इम्पॉर्टेंट यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पर जो है बायोलॉजी के कुछ यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स को मतलब यूनिफाई करने के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? that these principles govern the chemical processes metabolism in all biological organism। जो chemical processes है मोस्टली जो मेटाबॉलिज्म है उसको पूरा गवर्न करते हैं प्रिंसिपल। दैट्स वाई हम लोग बॉटनी या फिर बायोलॉजी में ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ, ये दो आपको पढ़ने हैं। तो पहले फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम लोग 11 12 और उससे पहले से पढ़ रहे हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट एनर्जी इज इन अ क्लोज सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। In any physical or chemical change, the total amount of energy in the universe remains constant, although the form of energy may change। तो वही है लॉ ऑफ, जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पर हम लोग ये मतलब काफी टाइम से ये हम पूरी 11 12 वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी सिर्फ हम बेसिकली नॉर्मल जो चीजें हैं उसको देखते जा रहे हैं कि हमारा सिलेबस में अंडर है क्या क्या, हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं, जो कि लॉ ऑफ एंट्रोपी है। तो ये क्या करता है? द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट्स दैट व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर कब होती है, तो ये इसका क्या है वो है सिग्निफिकेंस।
तो लॉ ऑफ एंट्रोपी है, देयर विल बी लेस एनर्जी अवेलेबल एट द एंड ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस दैट एट द बिगिनिंग ड्यू टू एंट्रोपी which is the measure of disorder in a closed system. All of the available energy will not be useful to the organism. Entropy increases and as energy is transferred. तो यहाँ पे लॉ ऑफ एंट्रोपी के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं कि बिकॉज इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, हम जानते हैं एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अभी बेसिकली केमिस्ट्री जैसा पार्ट चल रहा है 11th 12th में, अभी हम रिसेंटली करके आए हैं, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सिलेबस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो अगली चीज है वो आपकी फ्री एनर्जी चेंज कंसेप्ट, फ्री एनर्जी चेंज कंसेप्ट है जो कि यूजफुल एनर्जी है। यहाँ पे मैं बात बता देता हूँ आपको, गिब्स चेंज, गिब्स एनर्जी जो होती है, जो गिब्स में चेंज होता है यानी कि डेल्टा जी जो होता है इन फ्री एनर्जी इज दैट पोर्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क, जो कि वर्क के लिए हमें अवेलेबल है। इसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जो डेल्टा जी है वो यूजफुल एनर्जी है इन गिब्स एनर्जी, और डेल्टा एच आपकी चेंज इन एंथैल्पी है, और जो टी डेल्टा एस है वो चेंज इन एंट्रोपी है। एंथैल्पी आप जानते हैं एनर्जी कंटेंट है, और एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। अब टू टाइप्स ऑफ एनर्जी रिएक्शंस हमें पढ़नी है। सबसे पहले दोनों रिएक्शन का हमको नाम बता देता हूँ, एक्सर्गोनिक एंड एंटरगोनिक रिएक्शन। सबसे पहले हम एंटरगोनिक रिएक्शन देख लेते हैं। एंटरगोनिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर्स अ नेट इनपुट ऑफ एनर्जी। एंटरगोनिक, जहां पर आपको एनर्जी मतलब लगानी पड़े, जहां पे आपको एनर्जी यूज हो, उसको हम एंटरगोनिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, जहां पे एनर्जी आपको लगानी पड़े। ये एनाबोलिक रिएक्शंस होती हैं, एनाबोलिक पाथवे होता है इनका, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी आपको लेनी पड़ती है, जब जाकर उससे मतलब फोटोन्स वगैरह से हेल्प से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर आपको ग्लूकोज जो फॉर्म होता है और ऑक्सीजन फॉर्म होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी यूज हुई, लाइट एनर्जी मतलब सन से। ठीक है, तो ये इसलिए एंटरगोनिक रिएक्शन है और ये एनाबोलिक पाथवे होता है हमारा। एक्सर्गोनिक इसका उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है एक्सर्गोनिक। ये आपका कैटाबोलिक पाथवे होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी आप जो है रिलीज करते हैं, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बाय प्रोडक्ट में एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है। अभी इसके बारे में आगे हम थोड़े ब्रीफ में पढ़ेंगे। आपका जो अगला टॉपिक है इस यूनिट का वो है कपल्ड रिएक्शंस। Cells make endergonic reactions happen by supplying them with free energy released by exergonic reactions. Exergonic reaction होंगी तो एनर्जी रिलीज होगी, फ्री एनर्जी, वो यूटिलाइज करेगा एंडरगोनिक रिएक्शंस वाला जो मतलब सिस्टम है, और फिर बाद में वो अपना मतलब परफॉर्म करेगा रिएक्शन। ठीक है, तो ये एनर्जी कपलिंग कहलाती है, इसी चीज को हम एनर्जी कपलिंग कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर इन ऑर्डर टू ड्राइव द सेकेंड रिएक्शन। तो एक एनर्जी से दूसरी तरफ ट्रांसफर होना ताकि वो खुद के रिएक्शन को परफॉर्म कर सके, इसको हम कहते हैं कपल्ड रिएक्शन या फिर एनर्जी कपलिंग। यहाँ पे एक पे जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस डायग्राम को मतलब मैंने आगे जब एटीपी वाला पढ़ाऊंगा, एटीपी वाला मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे और अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, एटीपी यहाँ पे देखते हैं सिंथेसाइज हुआ, एटीपी यहाँ पे बना, तो ये आपको एक्सर्गोनिक रिएक्शन से बना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है। फिर वही एटीपी यूटिलाइज हुआ और उसमें से फोस्फोट जो है फोस्फेट निकल जाता है, एक फोस्फोर निकल जाता है, और ये होता है एंडरगोनिक रिएक्शन। इसमें एनर्जी आपको लेनी पड़ती है। तो ये वाला पाथ, ये मैं आपको अभी एटीपी वाले में समझाता हूँ अच्छे से। कपल्ड रिएक्शन अभी जो हम बात कर रहे थे ये वही वाला है। लिविंग थिंग्स कॉन्स्टेंटली रिक्वायर फ्री एनर्जी टू मूव, ग्रो, रिपेयर एंड रिप्रोड्यूस। तो मतलब रिएक्शन वगैरह का टोटल की है क्या मतलब ये, द सेल्स नीड अ कांस्टेंट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एटीपी हमें चाहिए चाहिए, बिकॉज एनर्जी अगर होगी तब भी जाकर हम एक्सर्गोनिक या एंडरगोनिक जो है आगे परफॉर्म कर सकते हैं। एंडरगोनिक परफॉर्म तब होगा जब एनर्जी आपके पास होगी। ठीक है, तो एक्सर्गोनिक परफॉर्म के लिए आपको एटीपी चाहिए और एंडरगोनिक जो है वो एटीपी फॉर्म करेगा। तो ये कपल्ड रिएक्शन है। इसका एक आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। रिडॉक्स के बारे में देखिए हम
11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। एनर्जी फ्लोज थ्रू लिविंग सिस्टम्स ऑर्गेनिजम्स एज अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिमिल्टेनियसली परफॉर्म होती हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग इट। मतलब इलेक्ट्रॉन उससे जिससे हटेंगे, लीव करेंगे, जिसको छोड़ देंगे, उसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, और जिसके पास जाएंगे उसको रिड्यूस कर देंगे। बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑलवेज अकर टुगेदर, इसलिए इसको रिडॉक्स कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो मतलब तो वो दूसरी को किसी को रिड्यूस कर रही होगी ना, तो इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिमिल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है, वो प्ले अ की रोल इन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू बायोलॉजिकल सिस्टम्स। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये डायग्राम मिला था मेरे को, तो मैं आपको इसकी थोड़ा दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिडॉक्स के लिए मैं आपको समझाने के लिए, रिडॉक्स साइकिल है ये बेसिकली। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें जो सन है वो मतलब एनर्जी दे रहा है, और फोटोसिंथेसिस करके प्लांट जो है वो आपको ग्लूकोज बना के फॉर्म करके दे रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है ली, तो ये हो गई आपकी एंडरगोनिक, क्योंकि एनर्जी इसने ली, एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, एनर्जी यूज करी, यूटिलाइज करी। फिर बाद में जो ग्लूकोज है एंड जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लेगा और रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। हीट लॉस तो वो तो बेसिक मतलब परफॉर्म है रेस्पिरेशन के द्वारा। तो इसके बाद जो है यहाँ पर इसके सिस्टम में जो रेस्पिरेशन कर रहा है अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन जो कर रहा है, तो ग्लूकोज प्लस O2 ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीडेशन होगी रेस्पिरेशन के टाइम में, और ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब CO2 H2O एंड जो डेल्टा ही है यानी कि ATP बाय प्रोडक्ट की तरह से फॉर्म होगा। और इसका अपोजिट अगर हम देखें तो वो रिडक्शन है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, जो कि आपकी क्या है, एंडरगोनिक रिएक्शन। और जो ऑक्सीडेशन वाली है रेस्पिरेशन, ये आपकी है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो ये सिमिल्टेनियसली परफॉर्म होती है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये रिडॉक्स साइकिल थी, इसका बहुत अच्छा डायग्राम मेरे को मिला था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे सेलुलर एनर्जी की बात कर लेते हैं। एटीपी जो है यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। एटीपी, अब एटीपी की स्ट्रक्चर के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले नाम क्या है इसका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसाइन होगा और फॉस्फेट होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। और एक राइबोज होती है जो कि शुगर 5 कार्बन शुगर है, जो कि इसका मतलब मॉलिक्यूल बनाती है। तो कंपोनेंट्स इसके हैं, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस जो होता है, राइबोस जो कि 5 कार्बन शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप 3 की होती है चेन, इसलिए ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। बाकी ये रहा इसका स्ट्रक्चर। एडेनिन की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रिंग है ये ब्लू ब्लू एडेनिन है, ये पिंक वाला राइबोस शुगर है जो कि 5 कार्बन शुगर है, और ये फॉस्फेट आपको दिख रहे हैं 3 ट्राइफॉस्फेट, तो इसलिए इसका नाम है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सॉरी। तो ये आपका एटीपी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीपी का स्ट्रक्चर दोबारा दिखाया हुआ है मैंने। एडेनिन है यहाँ पे ये, और ये राइबो शुगर है, और ये फॉस्फेट है, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड है ये। और 3 फॉस्फेट ग्रुप 2 विद हाई एनर्जी बॉन्ड, दो जो है ये वाले फॉस्फेट टू फॉस्फेट जो बॉन्डिंग है, ये आपके हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। और लास्ट फॉस्फेट ग्रुप जो है कंटेन्स द मोस्ट एनर्जी, जो लास्ट फॉस्फेट ग्रुप होता है उसमें मोस्टली एनर्जी होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी की। ठीक है, अच्छा, ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। अब एटीपी के बॉन्ड्स को ब्रेक करने की बात कर लेते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, ऑलरेडी क्लास 11-12 में पढ़ा हुआ है बायो में, कि एटीपी का जो मतलब ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, उसके बाद एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अकर्स कंटिन्यूअल सेल्स में होता है बिकॉज सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। फिर एंजाइम कौन सा यूज होता है, एटीपेज, जो कि एटीपी के जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है। कैन वीकन एंड ब्रेक लास्ट PO4, जो फॉस्फेट बॉन्ड लास्ट है उसको वीक करता है और ब्रेक करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और फ्री PO4 रिलीज हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो मोस्ट एनर्जी होती है एटीपी की वो लास्ट जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसमें होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन को। बाकी अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हाउ डज एटीपी वर्क, एटीपी काम कैसे करता है। ऑर्गेनिजम्स यूज एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन एनर्जी रिच ग्लूकोज टू रिलीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जो
एंजाइम्स होते हैं वो हमारे अंदर मतलब ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ताकि जो एनर्जी रिच ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक डाउन कर सकें और पोटेंशियल एनर्जी रिलीज कर सकें। फिर वो जो एनर्जी होती है, ये मैं सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ थोड़ा, और ये एनर्जी जो ट्रैप हो जाती है और किस फॉर्म में बनती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एटीपी कैसे जनरेट हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में। बाकी हाउ मच एटीपी डू सेल्स यूज, इट इज एस्टिमेटेड दैट ईच सेल विल जनरेट एंड कंज्यूम अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हैं यहाँ पे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी पर सेकेंड जनरेट करते हैं और कंज्यूम करते हैं ईच सेल। तो कितनी ज़्यादा एनर्जी हमें मतलब यूटिलाइज करनी पड़ती है टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ये सिर्फ हमारी बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर बॉटनिस्ट। तो कपल्ड रिएक्शन, अब यहाँ पे एटीपी के उसमें हम मतलब उसमें बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। कपल्ड रिएक्शन के बारे में अभी आगे पढ़ रहे थे और मैंने कहा था आपको जब एटीपी के बारे में बताऊंगा तो थोड़ा आपको इसको और ब्रीफ बताता हूँ। द एक्सर्गोनिक हाइड्रोलिसिस, एक्सर्गोनिक का मतलब आपको पता है एनर्जी रिलीज होगा, ऑफ एटीपी इज कपल्ड विद एंडरगोनिक रिएक्शन डिहाइड्रेशन। एंडरगोनिक डिहाइड्रेशन में बाय ट्रांसफरिंग अ फोस्फेट ग्रुप टू अनदर मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीपी से, यहाँ पे देख सकते हैं एटीपी के संग फॉस्फेट है और ये हो रहा है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये और आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, दैट इज एंडरगोनिक डिहाइड्रेशन प्रोसेस, और यहाँ पे एटीपी के संग वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये है एक्सर्गोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये कपल्ड रिएक्शन है। यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं कि जो एक्सर्गोनिक हाइड्रोलिसिस होती है एटीपी में, जो एटीपी की कपल्ड रिएक्शन की बात हो रही है, और एंडरगोनिक डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ फोस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करते हैं टाइम पर। ओके, आपके में एग्जाम में ज़्यादा इतना मतलब इसके से रिलेटेड ऐसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, बाकी जो भी होगा आपको इस जो मेरी वीडियो है इसमें उसके सारे आपको आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से इसमें समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी की बात कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी अभी जैसे हमने देखा था जो एक्सर्गोनिक सॉरी एंडरगोनिक हाइड्रोलिसिस था, तो हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, एटीपी प्लस H2O एक्सर्गोनिक है, और क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बाय प्रोडक्ट में एडीपी प्लस पी बन रहा है आपका। ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी एडिनिन है, ये पिंक वाला आपका राइबोस शुगर था और ये फॉस्फेट था, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड था जो कि हाइड्रोलाइज होने से वाटर में ये फॉस्फेट ग्रुप अलग आ जाएगा और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी एडीपी की फॉर्म में जो कि हम यूटिलाइज करते हैं। और हाइड्रोलिसिस इज एक्सर्गोनिक, हाइड्रोलिसिस क्या है, एक्सर्गोनिक है। ठीक है, एक्सर्गोनिक में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और एनर्जी यूज्ड बाय सेल्स, तो हाइड्रोलिसिस क्या हो गया, एक्सर्गोनिक है। ठीक है ना, मैं आपको एक बार दोबारा एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक बता देता हूँ बिकॉज ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक, हाँ, एक्सर्गोनिक रिएक्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीजेस एनर्जी, जो कि रिलीज करते हैं एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होती है एक्सर्गोनिक में, तो और एंडरगोनिक में क्या होता है, एक्सर्गोनिक में आपको नेट इनपुट एनर्जी लगाना पड़ता है। ओके, हाँ, तो हमारे जो डिहाइड्रेशन ऑफ एटीपी के बारे में अभी यहाँ पे हम आए नहीं थे, हाँ, एक्सर्गोनिक की बात कर रहे थे, हाइड्रोलिसिस इज एक्सर्गोनिक, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, रिलीज होगी, जो कि यूज्ड होगी बाय सेल्स टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस। तो इसलिए हम एनर्जी को एटी जो हमारी एनर्जी करेंसी बोलते हैं हमारी बॉडी की, बिकॉज इस तरीके से ये पूरा मतलब पूरा फंक्शन है कि एनर्जी हमें एटीपी से कैसे मिलती है, जो हमारे बायोएनर्जेटिक्स में जो हमारा बेसिकली क्या है जो पढ़ना हमें। देखिए, जब हम कॉलेज लेवल पे स्टडी करते हैं तो मोस्टली हमें खुद स्टडी करना है, बस आपको जो जो मतलब क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, वो बताने वाला गाइड करने वाला एक टीचर होता है। तो मैं आपको वो सारी हेल्प यहाँ पे कर रहा हूँ। बाकी अभी हम आगे डिहाइड्रेशन जो है वो बात कर लेते हैं। डिहाइड्रेशन एंडरगोनिक है, और एटीपी की डिहाइड्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एटीपी प्लस फॉस्फेट एंडरगोनिक है और एटीपी प्लस H2O फॉर्म ये फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यही है जो कपल्ड रिएक्शन ऑफ एटीपी।
तो पहले जो है एक्सर्गोनिक हुआ, अब यहाँ पे एंडरगोनिक हो गया। वो हाइड्रोलिसिस था, ये डिहाइड्रेशन था। तो ये साइकिल है, एटीपी साइकिल इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो एटीपी साइकिल हम अभी यहाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन क्या करेगा, रिमूव कर देगा H2O को, और जो फॉस्फेट रिलीज हुआ था वो वापस जो है बॉन्ड बना लेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, और एटीपी फिर से सिंथेसाइज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी साइकिल है, एटीपी साइकिल। और डिहाइड्रेशन क्या है, एंडरगोनिक है। यहाँ पे एनर्जी आपको मतलब देनी पड़ रही है, एनर्जी इज रिस्टॉर्टेड इन केमिकल बॉन्ड्स, जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। अब वो हम डिहाइड्रेशन में लगा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वाटर को हम रिमूव कर रहे हैं। एंडरगोनिक है ये। अब हम आगे चलते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन इज एंडरगोनिक। तो इसी के संग हमारा ये जो यूनिट है बायो एनर्जेटिक्स, ये यूनिट हमारी पूरी फिनिश हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको ये जो मेरी पीडीएफ है ये चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तभी दूंगा जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये चाहिए या नहीं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। बिकॉज बॉटनी के इतने ज़्यादा चैनल्स हैं नहीं यूट्यूब पर। तो प्लीज़ हमारे चैनल बॉटनी जोन को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।